नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, मशरूम, कंपोस्ट और स्पॉन इकाइयों को मिलेगा कृषि बिजली कनेक्शन, किसानों को होगा मुनाफा। बिहार विधानसभा चुनाव को सुरक्षित बनाने की तैयारी, जीवन रक्षक उपकरणों से लैस एयर एम्बुलेंस की होगी तैनाती, स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों की सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा। पटना में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा कदम, 25 बेड से कम वाले गैर मानक निजी अस्पतालों की होगी जांच, विशेषज्ञ डॉक्टर न होने पर संचालन पर लगेगी रोक। नए 1200 करोड़ के टर्मिनल के बाद पटना एयरपोर्ट की बड़ी क्षमता, एक साथ 11 विमानों की पार्किंग की सुविधा। पटना एयरपोर्ट ने विमान कंपनियों से की उड़ानें बढ़ाने की अपील। एशिया कप 2025 में भारत ने ओमान को 21 रन से दी मात, अक्षर पटेल हुए चोटिल, फील्डिंग कोच ने कहा अब ठीक है। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में आपात स्थिति के लिए तैनात होगी एयर एम्बुलेंस। बिहार विधानसभा चुनाव को सुरक्षित और व्यवस्थित कराने के लिए सरकार ने एयर एम्बुलेंस किराए पर लेने की पहल शुरू की है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने पूरी तरह से जीवन रक्षक उपकरणों और दवाओं से लैस एयर एम्बुलेंस के लिए एजेंसी के माध्यम से टेंडर जारी किया है। यह एयर एम्बुलेंस पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट पर चरणवार तैनात की जाएगी और आपात स्थिति में घायल या मरीज को बिहार या देश के किसी भी अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी डॉक्टरों की प्रोन्नति प्रक्रिया पूरी कर दी है। 1200 चिकित्सा पदाधिकारियों को वरिष्ठ चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नत किया गया है। ऐसे निर्णय के लिए डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और सचिव लोकेश कुमार सिंह का आभार व्यक्त किया है। यह कदम चुनाव और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को मजबूत करेगा। बिहार में मशरूम इकाइयों को मिलेगा कृषि बिजली कनेक्शन का लाभ। बिहार सरकार ने मशरूम उत्पादन से जुड़ी इकाइयों के लिए कृषि बिजली कनेक्शन का लाभ देने का निर्णय लिया है। इससे मशरूम, कंपोस्ट और स्पॉन इकाइयों की बिजली दरें कम होगी, उत्पादन लागत घटेगी और किसानों को अधिक मुनाफा मिलेगा। उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि अब तक इन इकाइयों को वाणिज्यिक कनेक्शन मिलता था। नए निर्णय में बिहार विद्युत नियामक आयोग भी सहयोग करेगा। यह पहल मशरूम उत्पादन क्षेत्र की स्थिरता और विकास को बढ़ावा देगी। राज्य में कृषि विविधीकरण और मजबूती मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसके साथ ही टोपोलैंड पर खेती करने वाले किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और दियारा क्षेत्र में टेम्पररी सेटलमेंट प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मंत्री ने इस संबंध में नीति बनाने का निर्देश दिया है। पटना एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी 100 फ्लाइट, यात्रियों को मिलेगी राहत। पटना एयरपोर्ट प्रबंधन ने विमान कंपनियों से उड़ानों की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया है। वर्तमान में यहां रोजाना लगभग 80 उड़ानें संचालित होती है, जिनमें सबसे ज्यादा 26 दिल्ली के लिए है। नए 1200 करोड़ की लागत से बने टर्मिनल भवन के बाद 11 विमानों की एक साथ पार्किंग की सुविधा हो गई है, जिससे क्षमता बढ़ी है। प्रबंधन का दावा है कि अब पटना एयरपोर्ट से जल्द ही 100 उड़ानों का परिचालन संभव है और यहां 24 घंटे संचालन की व्यवस्था उपलब्ध है। दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद रूट पर यात्रियों का दबाव अधिक है। वहीं मध्य प्रदेश के लिए कोई सेवा नहीं है। अधिक उड़ानें शुरू होने से किराए में कमी आएगी। अभी रात 11 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक एयरपोर्ट खाली रहता है, इसलिए प्रबंधन ने रात में भी उड़ान सेवा शुरू करने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गयाजी में पितृपक्ष पर किया पिंडदान। पितृपक्ष के पावन अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गयाजी धर्मनगरी पहुंची। उनका स्वागत गयाजी एयरपोर्ट पर भव्य ढंग से किया गया और उनके साथ बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति सीधे विष्णुपद मंदिर के लिए रवाना हुई और अपने पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए पिंडदान किया। उनके आगमन के मद्देनजर गयाजी पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट थी। सुरक्षा के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मंदिर तक के मार्ग पर विशेष इंतजाम किए गए और मॉक ड्रिल का सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया। काफिला एयरपोर्ट से 5 नंबर गेट, घुघरीटाड़ बाईपास और बंगाली आश्रम होते हुए मंदिर पहुंचा। वहीं संवेदनशील स्थानों पर मजिस्ट्रेट और सुरक्षा जवान तैनात किए गए। राष्ट्रपति का कार्यक्रम दोपहर 12 बजे दिल्ली वापसी के साथ समाप्त हुआ। बिहार में साइबर अपराध पर शिकंजा, बनेगा हाईटेक ऑपरेशन सेंटर।
बिहार में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जल्द ही साइबर सुरक्षा ऑपरेशन सेंटर शुरू होगा, जिसे आर्थिक अपराध इकाई के अधीन चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। गृह विभाग ने इसके लिए 14.74 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिससे उन्नत टेक्निक और उपकरण खरीदे जाएंगे। ईओयू एडीजी नेर हसनैन खान ने बताया कि इससे साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई संभव होगी। डीआईजी संजय कुमार सिंह ने बताया कि सीडेक वैज्ञानिकों की मदद से 24 घंटे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और त्वरित तकनीकी सहयोग मिल रहा। हाल ही में मधेपुरा से 3 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, जिन्होंने यूट्यूब और गूगल से ठगी की ट्रेनिंग लेकर के आधार डेटा और बायोमेट्रिक चोरी की। अब केंद्र सरकार से मानक संचालन प्रक्रिया बनाने की अनुशंसा होगी, ताकि ऐसे कंटेंट और अपराधों पर रोक लग सके। सोनपुर और हाजीपुर स्टेशन पर खुलेंगे अतिरिक्त टिकट काउंटर। सालाना कार्तिक पूर्णिमा पर होने वाले विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोशन कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सोनपुर और हाजीपुर के अधिकारी शामिल हुए। इस बार सोनपुर स्टेशन पर 14 और हाजीपुर पर 8 अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले जाएंगे। साथ ही रेलग्राम क्षेत्र में भी काउंटर और नियंत्रण कार्यालय बनाए जाएंगे। यात्रियों के लिए 24 घंटे हेल्प डेस्क और विशेष मेला सेल सक्रिय होंगे। आधुनिक पब्लिक एड्रेस सिस्टम, फर्स्ट एड काउंटर, मेडिकल बूथ, स्वास्थ्य शिविर, एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। सस्ती और स्वच्छ जनता थाली उपलब्ध कराई जाएगी। सोनपुर में 2 और हाजीपुर में एक विशेष होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा, जिसमें पेयजल, लाइट, पंखे और बैठने की पर्याप्त सुविधा होगी। इन तैयारियों का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा अनुभव प्रदान करना है। रोसड़ा, सलोना और पूर्णिया में नए रेलवे ओवरब्रिज की मिली मंजूरी। बिहार में सड़क, रेलवे और पुल परियोजनाओं के तहत रोसड़ा, सलोना और पूर्णिया में 3 नए रेल ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। इन आरओबी के निर्माण से स्थानीय लोगों को रेलवे गुमटी पर लंबा इंतजार करने की परेशानी खत्म होगी और यातायात सुगम होगा। निर्माण कार्य के लिए रेल मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। वहीं तीनों आरओबी के लिए कुल अनुमानित लागत 315 करोड़ रुपए है, जिसमें रोसड़ा के लिए 103.42 करोड़, सलोना के लिए 101.81 करोड़ और पूर्णिया के लिए 109.75 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। रेलवे से मंजूरी मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। वर्तमान में इन स्थानों पर ओवरब्रिज न होने के कारण दैनिक आवागमन में जाम और देरी होती है। आरओबी बनने के बाद स्थानीय लोगों और यात्रियों के लिए आने जाने में सुविधा बढ़ेगी। 25 बेड से कम अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी पर होगी कार्रवाई। पटना समेत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 25 बेड से कम वाले गैर मानक निजी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। सिविल सर्जन के निर्देश पर ऐसे अस्पतालों की पहचान की जा रही है जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर या प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध नहीं है। इसके लिए अलग टीम गठित की गई है, जो अस्पतालों की जांच कर तैनात विशेषज्ञ डॉक्टरों और तकनीकी कर्मियों की जानकारी जुटाएगी। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि अस्पताल मानक के अनुरूप नहीं पाए गए या फिर विशेषज्ञ डॉक्टर या कर्मियों की कमी पाई गई तो उनके संचालन पर रोक लगाई जा सकती है। पटना में कई छोटे निजी अस्पताल बिना विशेषज्ञ चिकित्सक के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जिससे गंभीर मामलों में रोगियों को IGIMS, PMCH, एमसीआर, NMCH रेफर किया जाता है। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित करना और मानक पालन अनिवार्य है। नवरात्र तक प्रधान शिक्षकों को मिलेगा वेतन, शिक्षा विभाग सख्त। बिहार में बीपीएससी से चयनित प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को 2 महीने से वेतन न मिलने की समस्या पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। शिक्षा सचिव सह माध्यमिक शिक्षा निदेशक दिनेश कुमार ने सभी जिलों के डीईओ और डीपीओ को 1 सप्ताह में वेतन भुगतान का निर्देश दिया। नवरात्र तक सभी प्रधान शिक्षकों और हेडमास्टरों के खातों में सैलरी आ जाएगी। अधिकांश मामलों में प्राण संख्या आवंटित है और HRMS पोर्टल पर अपडेट भी है, फिर भी भुगतान लंबित है। दूसरी ओर राज्य के विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सितंबर माह का वेतन और पेंशन भुगतान के लिए 325 करोड़ 82 लाख रुपए जारी किए गए हैं। साथ ही शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि अब सभी शिक्षक और कर्मचारी छुट्टी के लिए ऑनलाइन HRMS पोर्टल पर आवेदन करेंगे, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। बिहार सरकार ने जनगणना 2027 के लिए SLCCC की बैठक की। बिहार सरकार ने जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जनगणना
समन्वय समिति यानी कि SLCCC की बैठक हुई। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में अप्रैल सितंबर 2026 के बीच मकानों का सूचीकरण और गणना होगी, जबकि दूसरा चरण वास्तविक गणना 9 से 28 फरवरी 2027 में होगा। 31 दिसंबर 2025 से 31 मार्च 2027 तक प्रशासनिक सीमाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। पहली बार जनगणना डिजिटल मोड में होगी, जिसमें CMMS पोर्टल, HLBS, डिजिटल लेआउट मैप और मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग होगा। 448 प्रखंडों में पूर्व प्रशिक्षण अक्टूबर-नवंबर 2025 में किया जाएगा। प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण और पहचान पत्र डिजिटल होंगे, जिसमें 25 से 50% महिला प्रगणकों का चयन अनिवार्य है। राज्य सरकार ने जनगणना निदेशालय भवन के लिए भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। सभी विभाग केंद्र और राज्य निदेशालय के साथ समन्वय करेंगे। चुनाव आयोग ने बिहार समेत 23 राज्यों की 474 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन किया रद्द। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 474 राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द कर दिया है, जिनमें बिहार के 15 दल शामिल है। इससे पहले अगस्त में 334 दलों का रजिस्ट्रेशन समाप्त किया गया था, जिससे 2 महीने में कुल 808 पार्टियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। यह कार्रवाई गैर सक्रिय पंजीकृत दलों पर की गई है, जो लगातार 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ते हैं और फिर भी टैक्स छूट और अन्य रियायतों का लाभ उठाते हैं। इस नियम के तहत उत्तर प्रदेश से 121, महाराष्ट्र से 44, मध्य प्रदेश से 23, हरियाणा से 17, पंजाब से 21 और बिहार के 15 दल प्रभावित हुए। चुनाव आयोग के मुताबिक 359 दल अब भी रडार पर है, जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में वित्तीय ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी है। आयोग 2019 से निष्क्रिय और गैर गंभीर दलों पर कार्रवाई कर रहा। पटना में जहाज मरम्मत सुविधा की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना में IWAI द्वारा आयोजित कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन किए। इस अवसर पर पटना में प्रस्तावित जहाज मरम्मत सुविधा की आधारशिला रखी गई, जो जलमार्गों के विकास में मील का पत्थर साबित हुई। कार्यक्रम में बिहार सरकार और IWAI के बीच शहरी जल परिवहन के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे पटना और आसपास के क्षेत्रों में जलमार्गों के माध्यम से परिवहन सुगम होगा और पर्यावरण अनुकूल विकल्प मिलेगा। परियोजना से जहाज मरम्मत का स्थानीय स्तर पर कार्य संभव होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और समय और लागत से बचत होगी। कार्यक्रम में पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद और दीघा विधायक संजीव चौरसिया भी शामिल हुए। यह पहल बिहार को राष्ट्रीय जलमार्ग नेटवर्क से जोड़ने और आर्थिक प्रगति में योगदान देने में महत्वपूर्ण है। रोहिणी आचार्य ने एक्स अकाउंट किया प्राइवेट। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव के बीच परिवार और पार्टी में चल रही खींचतान चर्चा में है। रोहिणी ने संजय यादव के मामले पर शुक्रवार को सोशल मीडिया पर 2 इमोशनल पोस्ट साझा किए, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने बेटी और बहन के रूप में अपने कर्तव्य निभाए हैं और उन्हें किसी पद की लालसा या फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। इसके बाद उन्होंने एक्स अकाउंट प्राइवेट कर लिया। इन पोस्टों में उन्होंने अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि बताया। पोस्टों के कारण पार्टी और सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। तेज प्रताप यादव पहले से ही संजय यादव पर निशाना साधते रहे। रोहिणी ने शाम को डैमेज कंट्रोल करते हुए तेजस्वी की गाड़ी में समाज के वंचित वर्ग के नेताओं को आगे बैठा दिखाया। विवाद अभी भी राजनीतिक चर्चाओं में बना हुआ है। चिराग पासवान बोले, मांझी की नाराजगी सिराखों पर होगी। लोजपा रामविलास प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए सहयोगी हम सुप्रीमो जीतनराम मांझी की नाराजगी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके सारे चाचा उनसे नाराज हो जाते हैं, शायद ग्रह नक्षत्र ही ऐसे हैं। चिराग ने स्पष्ट किया कि मांझी उनसे बड़े सम्माननीय हैं, उनकी नाराजगी सिर्फ आंखों पर है, लेकिन उनके बीच कोई विवाद नहीं है। उन्होंने इशारा अपने सगे चाचा और रालोजपा प्रमुख पशुपति पारस की ओर भी किया, जिनसे राजनीतिक विरासत को लेकर के पुराना विवाद रहा। चिराग ने कहा कि वे कभी गरिमा से नीचे जाकर किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं करते हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को छोटा भाई, राबड़ी देवी को मां और मीसा भारती को बहन बताया, जबकि प्रशांत किशोर को मित्र कहा। हाल ही में मांझी ने चिराग पर अनुभवहीनता और पैसे देकर भीड़ जुटाने के आरोप लगाए थे, जिसे चिराग ने टाल दिया। पाकिस्तानी मैच से पहले टीम इंडिया को झटका, अक्षर पटेल चोटिल। एशिया कप 2025 के आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने ओमान को 21 रन से हराया। इस मैच में भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल चोटिल हो गए। एक कैच पकड़ते समय उनका सिर जमीन से टकराया और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। हालांकि भारतीय फील्डिंग कोच
दिलीप ने बताया कि अक्षर अब ठीक लग रहे हैं। इस मैच में अक्षर ने 13 गेंदों पर 26 रन बनाए, 3 चौके और 1 छक्का लगाया, जबकि गेंदबाजी में 1 ओवर देकर के केवल 4 रन दिए। उनके ओवर में ओमान के कप्तान ज्योतिंदर सिंह का आउट DRS से रद्द हुआ। वहीं टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ अगले मैच के लिए तैयार है। दिलीप ने कहा कि टीम हर मुकाबले को समान रूप से लेती है और पाकिस्तान के खिलाफ भिड़ंत के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अनवर करीम खान, अनुपम सिंह, आनंद ऋषि, बाबूलाल मरांडी, लक्ष्मी मेहता, रंजीत मिश्रा, मनोज दास, जितेंद्र ठाकुर, राजकिशोर महतो, अनवर खान, संजीव कुमार, अमित कुमार, नंदन कुमार, राकेश मिश्रा, नौसाद रजा, रंजीत यादव, अनन्या महेश, कामेश्वर सिंह, नीलम कुमारी, राजेश साहनी और अमित यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप यातायात के नियमों का पालन करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।